हेलो। 125 क्वेश्चन तक मैंने किया था। अभी उसके आगे का स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के प्रमुख शिलालेख नहीं है ना। इनके शिलालेख कहाँ पे इसमें से नहीं है? गिरनार। गिरनार में तो कुछ और है, वो है कुछ और है, मतलब इनका नहीं, आई थिंक। सांची में भाई मेरे को क्वेश्चन ही नहीं आता। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के प्रमुख शिलालेख नहीं हैं? आई डोंट नो। सांची में नहीं है, ओके। तो मैं गिरनार में कोई झील है। गिरनार में ना सुदर्शन झील है। कुछ है वहाँ पे ना। चलो अच्छा, तो इसको पढ़ते हैं। तो सांची में नहीं है इनका, ओके, पढ़ लेते इसको अच्छे से। या कई स्तूपों और मठों वाला एक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है। हाँ, बौद्ध स्थल तो है ये। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा प्राकृत है। प्रमुख शिलालेख जो अशोक हैं, इनके प्रमुख शिलालेख कहाँ कहाँ है वो देख लेते हैं। तो इलाहाबाद में है हमारे, नो उसको प्रयागराज बोलते हैं, इलाहाबाद में है। कंधार ओके, कलिंग ओके, सन्नती, रम्मिनदेई, गिरनार, शाहबाजगढ़ी, क्या बात है, और मनसेहरा में पाए गए। तो ये सारे इनके शिलालेख हैं। मतलब याद रखना ये चीज़ें, मतलब क्वेश्चन पूछा है एमटीएस में, वो भी निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के प्रमुख शिलालेख नहीं है? तो सांची में नहीं है, गिरनार में भी है, कंधार में भी है, कालसी में भी है, ओके। और इसके अलावा बाकी जगह भी हैं। अशोक का नाम, हाँ, ये केवल 4 स्थानों पर है। देखो ये मैंने याद कर रखा है, मस्की, ब्रह्मगिरी, कुज्जरा और नित्तूर। तो देखो मास्क लगा के रखा है, तो वहाँ पे मतलब इनका नाम चूंकि रिवील हो गया था अशोक का, तो ये मास्क लगा के जाते थे। तो मस्की, ब्रह्मगिरी, इनको ऐसा मतलब डर सा था कि यार लोग मुझे जान गए, है ना, तो मेरे पे कुछ फेंका वेका, तो ऐसा लगा यार ऊपर से पता नहीं क्या गिरा गिरा टाइप का, तो ब्रह्मगिरी, है ना। और गुज्जरा, गुजर गया मैं कहीं इन्हीं सब चीज़ों में। तो और नित्तूर, टूर पे जाते थे। बस याद रहेगा, अगर पेपर में आता तो मैं कर लूँगी। मस्की, ब्रह्मगिरी, गुज्जरा और नित्तूर, ठीक है। तो यहाँ पे ना इनका नाम रिवील हो गया था अशोक का। और बस, और कुछ नहीं इसमें। अशोक स्तंभों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था क्या इनका, क्यों बनवा रहे थे स्तंभ भाई? भेरी घोष का प्रचार भाई भेरी घोष क्या, वो भेरी घोष तो वो होता है ना, लड़ाई झगड़ा करना। इसके अलावा धम्म घोष होता है, वो क्या बोलते हैं, कंक्वेयर बाई लव, राइट। और भेरी घोष होता है कंक्वेयर बाई वार। जन धर्मांतरण का प्रचार नहीं भाई, ये सब नौटंकी तो नहीं करते थे, ये सब बकवास चीज़ें तो बस जो गधे रिलीजन होते वही करते। सांप्रदायिक आस्था का प्रचार प्रसार करना, तो सांप्रदायिक आस्था का प्रचार प्रसार करना, धर्म नीतियों का प्रचार प्रसार करना, तो ये हो सकता है धर्म नीतियों वाला। सही है, धर्म नीतियों का प्रचार प्रसार करना स्तंभों पर। तीसरे, मौर्य सम्राट अशोक महान के आदेश अंकित हैं। 7 स्तंभ शिलालेख हैं। 7वें स्तंभ शिलालेख में धम्म महामत्तों का उल्लेख है, और यह लगभग सभी स्तंभों में सबसे लंबा है, ठीक है। मौर्य काल की भारत में कौन सी गुफाओं को सबसे पुरानी जीवित रॉक कट गुफाएं माना जाता है? तो सबसे पुरानी रॉक कट वाली, तो आई थिंक बराबर और नागार्जुनी वाली है। बिल्कुल सही बात है, ये जो है सर्वाइविंग रॉक कट केव्स हैं, ठीक है। बराबर और नागार्जुनी रॉक कट केव्स, बराबर में एकदम कट करने का, नागार्जुनी गुफाएं, बराबर और नागार्जुनी गुफाएं बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित है, ठीक है। जिनका, एक मिनट, कहाँ गया, अरे रिकॉर्ड वाला कहाँ गया? ओ इधर सब कोने में है, वो तो मैं भूल गई कि मेरे पास, तो मैं तो पेन भी है मेरे पास अभी। तो बराबर और नागार्जुनी गुफा है, ठीक है, बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित है। जिनका निर्माण जो है सम्राट अशोक ने आजीविक सब तपस्वियों के लिए किया था। हाँ ठीक है भाई। और इन्हें एक ही ठोस ग्रेनाइट ब्लॉक से काटा गया था, ओके। मौर्य साम्राज्य काल से कुछ समय पूर्व, लगभग कितने सालों पहले, ये मैंने बताया था जब मैं लास्ट वाला लेक्चर में नोट्स पढ़ रही थी, तब मैंने बताया था ये कितने सालों पहले जो है चीन में सम्राटों ने विशाल दीवार का निर्माण शुरू किया था। 1200, 3200, 2400, 600, ऑब्वियस सी बात है 2400। अगर क्लोज ऑप्शन होते तो भाई कंफ्यूजन होता। 2400, बस याद रखना, 2400 वर्ष पहले जो चीन में सम्राटों ने विशाल दीवार का निर्माण शुरू कर दिया था, ठीक है। सम्राट थे चिन सी हुआंग ने 221 ईस्वी पूर्व के आसपास, ओके, महान दीवार के निर्माण का आदेश दिया था, ठीक है। हाँ, ये उत्तरी सीमा को आक्रामक लोगों से बचाना था। ऐसा कुछ नहीं था कि भाई बनाएंगे बहुत भारी सी दीवार, नहीं भाई, उनको बचाना था कि भाई लोग आक्रमण ना करें, इसलिए बनाई थी। तो मतलब जैसे कहते हैं ना कि फेम के लिए अगर वर्क करते हैं, तो फेम सोच के थोड़ी ना कोई वर्क करता है कि इसको फेम मिलेगा। वो बस इसलिए करते हैं क्योंकि उसका कुछ रीजन होता है। मिल गया फेम तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, उससे क्या ही फर्क पड़ता है ना। पुष्यमित्र जो कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का सेनापति था, ने राजा की हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना की। निम्नलिखित में से उसका राजवंश कौन था? पुष्यमित्र शुंग था, जो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का सेनापति था। तो पुष्यमित्र शुंग नाम था, तो शुंग वंश हुआ, उसमें था ही नहीं कुछ। और शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति, ओके। कर्ण वंश के संस्थापक थे वासुदेव कर्ण, 73 ईसा पूर्व से 28 ईसा पूर्व तक रहा। ये अंतिम इसके थे शू शर्मा, ठीक है, शू शर्मा। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सीमुख। अच्छा, एक कुछ याद आता है मुझे सातवाहन से, कुछ याद आया था मुझे अभी। प्रसिद्ध शासक तो था गौतमीपुर सतकर्णी,
कुछ था, शीशे के सिक्के चलाए थे इन्होंने, शीशे के सिक्के। मैंने याद किया था कि 7 वाहन, मतलब वाहन, जो वाहन होते हैं ना, तो खूब सारे वाहन, 7 वाहन थे, उसमें शीशा भर भर के लाए थे कि रानी साहिबा देखिए आप इस शीशे में ज़्यादा अच्छी लग रही, इस शीशे में ज़्यादा अच्छी लगी, दिस काइंड ऑफ थिंग। वेल, अशोक ने अपने क्षेत्र में सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए किसे नियुक्त किया था? ओके, बताते हैं। तो सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए धम्म महामात्र थे। लास्ट लेक्चर में बताया था समाहर्ता के बारे में। तो समाहर्ता कर टैक्स वगैरह से रिलेटेड था, ठीक है। एक सन्निधाता होता है, एक समाहर्ता होता है। तो सन्निधाता जो होता है वो मेंटेन करता है, खजाना वगैरह वाला कुछ था उसमें, और समाहर्ता जो होता है टैक्स वाला होता है। तो इसमें तो धम्म महामात्रा होगा। तीर्थ प्रशासन में अधिकारियों की सर्वोच्च श्रेणी, कुल 18 तीर्थ थे। ओके। अमात्य उच्च पदस्थ अधिकारी लगभग वर्तमान सचिवों की तरह होते हैं। अमात्य क्या है? अमात्य क्या है? तो अमात्य जो है उच्च पदस्थ अधिकारी हैं। जो उच्च पदस्थ अधिकारी होते हैं उनको अमात्य बोलते हैं। राजस्व विभाग के महत्वपूर्ण अधिकारी को सन्निधाता बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं बताई थी, राजस्व विभाग वाला। मुख्य कोषागार, ओके। और समाहर्ता जो होता है वो राजस्व के कलेक्टर जनरल होते हैं। हाँ, और ये टैक्स वाले में भी होते हैं, मतलब इसीलिए तो मैं कंफ्यूज हो गई थी लास्ट वाले जब क्वेश्चन देखा था राजस्व से, बट कंफ्यूज नहीं होना है। रज्जुक जो है भूमि माप और सीमा निर्धारण के प्रभारी अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कौन सा सही? ओके। अशोक ने के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। हाँ, लिखे तो गए हैं शायद अधिकांश ब्राह्मी लिपि में। हाँ, लिखे गए हैं, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। चाणक्य के कई विचार अर्थशास्त्र नामक कई विचार अर्थशास्त्र, हाँ बिल्कुल, दोनों सही हैं, दोनों सही हैं। हाँ, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, वो भी पढ़ा था 1837 में, याद रखना है। ना ये वाला ईयर पूछना चाहिए इनको, बट पता नहीं क्या पूछते हैं वो पूछो जो मुझे आता है, मैं कर तो लूँ कम से कम। निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य वंश से संबंधित नहीं था? देखो, ये पता है, ये बिंदुसार और बिंबिसार में कंफ्यूज करने के लिए हमको ये क्वेश्चन दिया है, बट हमने तो याद कर रखा कि अशोक था, इतना महान था, बट उसके वो एक बिंदु से बना था। सो इट्स लाइक कि जैसे कहते हैं ना, जो यूनिवर्स है वो बिंदु से पहले एक पॉइंट था, फिर ऐसे बनते चला गया, जस्ट लाइक दैट अशोक भी। तो इसके पापा का नाम बिंदु था, और जब बिंबी बचा वही बम्बा, तो वो हमारा हर्यक वंश का था। दैट्स इट, राइट। निम्न से कौन सा पहला मौर्य शासक था जिसने शिलालेखों के माध्यम से लोगों तक अपना संदेश फैलाने का प्रयास किया था? हाँ, सामने ही दिख गया मेरे को अशोक, और ये आसान सा क्वेश्चन था। इनके शिलालेखों को स्तंभों के साथ साथ, अरे फिर से पेन, हाँ, तो देखो, इनके शिलालेखों को स्तंभों के साथ साथ चट्टान की सतहों पर भी उकेरा गया था। यार क्या लैंग्वेज यूज करते हैं वाह, ऐसा लग रहा है कि मतलब लोकल वाली मेरी लैंग्वेज है। वेल, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला पहला व्यक्ति था जेम्स प्रिंसेप था। अशोक के शिलालेख हाँ, बौद्ध धर्म के प्रथम मूर्त प्रमाण 14 प्रमुख शिलालेख है, 15 लघु वाले और 7 स्तंभ शिलालेख है। इसी में वो दिल्ली टोपरा और पता नहीं क्या क्या है यार, बुक रखी होती सामने तो मैं भी देखती। वहाँ इतनी दूर है, कौन जाए। भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्राचीन यात्रियों जैसे मेगस्थनीज हैं, ओके, फाहियान है, ह्वेनसांग है, अलबरूनी है, इवन बतूता है आदि द्वारा भारतीय व्यापारियों, वो वाला क्वेश्चन है ये तो। स्वर्ण भूमि, हमारा भारत महान स्वर्ण भूमि, बस हम लोग वही इतिहास लेकर के दिन भर गाया करते हैं। प्रेजेंट देखिए, प्रेजेंट में देखो क्या हाल बना रखा है, ताकि फ्यूचर वाले जो आए वो भी कह तो सके कि हाँ एक इतिहास ये भी था, नहीं वही पुराना चलना है जब तक। वेल, इबन बतूता ने रहला, ये पता है, ये मैं भूल जाती थी। तो इबन बतूता ये बहुत बतियाता था, तो सेम बेटे ने कहा चल रह ले यही रह ले, तू रह ले मेरे घर में रह ले। सो इबन बतूता रहला, ये ध्यान रहेगी। अलबरूनी ये बहुत जिससे देखो उससे भरता था, भरने का मतलब होता है जलना, तो किताबुल हिंद उल्लू आदमी। ह्वेनसांग शीयुकी, ओके, ये मेरे को ध्यान रहेंगे हालांकि। हाइडेस्पीस का युद्ध किन दो राजाओं के बीच हुआ था? तो अलेक्जेंडर और पोरस, यस। और यह युद्ध आगे क्या लिख रखा है, यह युद्ध 326 ईसा पूर्व में हुआ था। यह भारतीय उपमहाद्वीप के पंजाब क्षेत्र में झेलम नदी के तट पर हुआ था। ओके। अशोक के लघु शिलालेख भारत के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक में अशोक के लघु शिलालेखों का खोज स्थल नहीं है? मेरे को ये याद है, देखो मस्की तो है, ब्रह्मगिरी भी है, रूपनाथ या गावीमठ, आई थिंक रूपनाथ भी है, गावीमठ नहीं है। रूपनाथ नहीं है, गावीमठ है। ओके। तो ब्रह्मगिरी, मस्की और गावीमठ ये तीनों जो है कर्नाटक में है, रूपनाथ वहाँ नहीं है। तो रूपनाथ तुम कहाँ हो फिर? रूपनाथ कहीं नहीं है ही नहीं। तो अशोक के लघु शिलालेख जो है भारत के विभिन्न भागों में आ जाते हैं। इनमें से कौन कर्नाटक में अशोक के लघु शिलालेखों का खोज स्थल नहीं है? तो गावीमठ नहीं है, ब्रह्मगिरी, रूपनाथ और मस्की, अरे यार सॉरी, गावीमठ है, रूपनाथ नहीं है, मैं कंफ्यूज हो गई इसमें।
बट कोई बात नहीं, हम याद कर लेंगे। देखो कर्नाटक, रूपनाथ, रूपनाथ नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि देखो रूप वगैरह रूप, सुंदरता और नाटक, तो भाई सब नाटक नाटक वाली चीज़ें हैं भाई, कोई सुंदर नहीं होता इन रियलिटी, दैट्स इट। वो बस यू हैव टू अच्छे से खुद को सेट करके रखो, और अच्छे तरीके से, और जो भी महंगा महंगा सब सामान होता है ऑब्वियसली बात है तुम्हें यूज़ करना पड़ेगा, एंड वो सब। बट इन रियलिटी कोई किसी में भी रूप नहीं होता, तो रूप वगैरह जो तुमको लग रहा है ना कि हाँ भाई ये सुंदर वो सुंदर, कोई नहीं है, तो ये सब नाटक है, नाटक। तो रूपनाथ कर्नाटक में नहीं मिला था, दैट्स इट, ओके। ब्रह्मगिरी, गावी मठ और मस्की तीनों नाटक वाले कंपनी के हैं। ब्रह्मगिरी, गावी मठ और मस्की तीनों नाटक कंपनी के हैं, भाई ध्यान रहना अगर पेपर में आना तो। अशोक की शिलालेख, लघु शिलालेख कंधार होके अफगानिस्तान में है, लंपक लंपक अफगानिस्तान में है, बहादुर दिल्ली में है, बैराट राजस्थान में, भभरू राजस्थान में, बिल्कुल गुजरा मध्य प्रदेश में, रूपनाथ मध्य प्रदेश, पंगुरिया मध्य प्रदेश। क्या क्या लिख रखा है पंगुरिया से, मुझे कुछ याद आया अभी, भगोरिया, भगोरिया डांस होता है, ये मध्य प्रदेश का है। और भगोरिया से कुछ और एक है, कुछ एक और है भगोरिया जैसा, वो हरियाणा में होता है, उसमें भी लास्ट में रिया आता है, ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, बट भगोरिया मध्य प्रदेश का है। वेल लेट्स मूव फॉरवर्ड। सासाराम बिहार सबको रटार पड़ा है, अरे 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 पेन 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 पेन। बराबर गुफाएं बिहार में, राजुला, मंडागिरी, ओके ओके, ये सब दुनियादारी है। मस्की, हाँ मस्की कर्नाटक, नित्तूर कर्नाटक, और ये सब। डैश साम्राज्य में कंटक शोधन नामक एक प्रकार, कंटक देखो दो थे, एक कंटक शोधन था और एक और था, दूसरा वाला एक और था, मैं रुको मैं नोट्स में देखती हूँ, मैंने लिखा है ये सब, मैं बताती हूँ। कि मैं मिनट, एक कंटक शोधन था, एक दूसरा और था, दूसरा वाला जो था ना वो व्यवहारिका बोलते थे उसको, इसलिए पहले जो है वो करना चाहिए। अरे भाई जा नहीं करेंगे रिचार्ज, पहले वो करना चाहिए, क्या बोलते हैं, थ्योरी, सही रहता है। मेरे को भी काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है अभी। एक कंटक शोधन था, दूसरा कौन था? खैर कोई बात नहीं, अभी थ्योरी हम करेंगे इसके बाद, ये कंप्लीट कर लें, कोई बात नहीं, ये भी एक अच्छा तरीका होता है। अभी ना जब मैं पढ़ूंगी थ्योरी तो मेरे को ये पता रहेगा कि मेरे को क्या नहीं आता, तो मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा उधर। हालांकि मैं देखूंगी तो मुझे याद आ जाएगा, बट ये सही चीज़ है, ये भी सही तरीका है, ऐसा नहीं, गलत नहीं। पहले आप क्वेश्चंस पढ़िए, फिर आप थ्योरी पे जाएंगे ना, एक अलग लेवल का फोकस होगा भाई, एक अलग लेवल का फोकस होगा। और पहले थ्योरी करके फिर एमसीक्यू पे आओगे ना, तो तुमको लगेगा यार मैं तो थ्योरी पूरी कर ली फिर भी एमसीक्यूज क्यों नहीं हो रहे हैं, अभी ये वाला फील नहीं आता इधर। वेल तो दैश साम्राज्य में कंटक शोधन था, ये तो भाई मौर्य में था। एक और था ना, उसका नाम भी लिख देते तो क्या तुम्हारा घट जाता कुछ। कंटक शोधन था, एक और था, दूसरा वाला में व्यवहारिका होता था, ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, नोट्स में ही पता नहीं क्या दिखा भी नहीं है सही से। इनमें में से किसे ने वर्ष 1877 में अशोक के शिलालेखों का एक संग्रह प्रकाशित किया था? कितना टाइम हो गया, 12 मिनट। तो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, इन्हीं को पापाक बोलते हैं, वो सर्वेक्षण विभाग का। इनमें से कौन अशोक के अभिलेखों को समझने वाला पहला विद्वान था? तो प्रिंस अशोक के अभिलेखों की अधिकांश भाषा प्राकृत भाषा में, हाँ ब्राह्मी और खरोष्टी, बिल्कुल। कौन सा युद्ध भारत का पहला साम्राज्य है जिसने युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हाथी यूज किए? तो वो था मगध, गधा, गधे की जगह हाथी यूज किए थे इन्होंने। हमारे सम्राट 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित मगध में स्थित दक्षिण एशिया में भौगोलिक रूप से व्यापक लौह युग की ऐतिहासिक शक्ति थी। राजा पोरस ने हाइडेस्पीच के युद्ध में सिकंदर के खिलाफ हाथियों का इस्तेमाल किया था। भारतीय इतिहास में अत्विका राज्य, अत्विका वन 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 वन, इसका प्रारंभिक उल्लेख मौर्य काल में मिलता है। महाजनपदों के युग के दौरान झारखंड राज्य मगध और अंग का एक हिस्सा था। ओके, या था। और एक क्वेश्चन भी आगे पढ़ाया तो था झारखंड से रिलेटेड, कि वहाँ से जो लोहे की खदानें थी वो उन्होंने मगध के निर्माण में हेल्प किया था। मौर्य काल में इस क्षेत्र पर कई, हाँ ठीक है आगे बढ़ो। प्राचीन भारत में राजाओं द्वारा अपनी स्थिति स्थापित करने के लिए इनमें से किसी स्थान पर बलिदान नहीं दिया गया था? हाँ ये मैंने पढ़ा था वाजपेयी में ये सब होता था। राजसूई में तो मुवेंद्र वेलन थोड़ी ना, मुवेंद्र वेलन तो उधर कुछ चेर चोल में मैंने पढ़ा था मुवेंद्र वेलन के बारे में, तो वो तो वैसे आसान से है, मतलब ऑप्शन आसान थे। चोल सिंहासन के एक राजा के लिए एक मुख्य सैन्य अधिकारी था वाजपेयी, एक सोमयज्ञ है, यस वाजपेयी एक सोमयज्ञ है। अब पढ़ेंगे गुप्त वंश के बारे में, पहले नोट्स देन एक बार नोट्स देख ले मैंने लिखा क्या क्या है। तो पहला मैंने लिख रखा है कि बाघ की गुफाओं पर बने, देखो एक सेकेंड, अरे सॉरी जस्ट अ मिनट, वाह देखो क्या मस्त चीज़ है, नहीं? तो अब हम पढ़ने वाले हैं गुप्त वंश से रिलेटेड थ्योरी, राइट? मेरी राइटिंग तो कितनी प्यारी है।
तो पहला हमने 145 नंबर पे तो हमने पहले लिख रखा है गुप्त वंश के बारे में कि बाघ की गुफाओं पर बने चित्रों का संबंध किससे है। तो देखो जो बाघ की गुफाएं होती हैं, बाघ की गुफाएं, उसमें जो चित्र बने होते हैं ना, चित्र, वो गुप्त वंश से रिलेटेड है, ठीक है। और जो बाघ की गुफाएं है ना, ऐसे बाघ होता है ना, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके बाघ होता है ना, बाकी गुफाओं पर बने चित्रों का संबंध जो है गुप्त वंश से है। ये ग्वालियर में है, ठीक है, ये याद रखना है, ये ग्वालियर में है। ये 9 चट्टानों को काट कर बनाया गया स्मारकों का एक समूह है, ठीक है। तो 9 चट्टानों को काट कर बनाया गया यार मैं इसको पहले हटा दूँ, मेरे को, ओके लेट्स बी सीरियस। गुप्त वंश के बारे में पढ़ना है, तो बाकी गुफाओं पर बने चित्रों का संबंध है गुप्त वंश से, ओके। ये ग्वालियर में है, ठीक है। ये 9 चट्टानों को काट कर बनाया गया स्मारकों का एक समूह है, ठीक है। फिर वाकाटक राजवंश के बारे में लिखा है मैंने। तो वाकाटक राजवंश जो है ना, वाकाटक राजवंश, वाकाटक 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 वाकाटक, तो ये विंध्य शक्ति द्वारा स्थापित किया गया। तो पूछेगा हमसे विंध्य शक्ति वाकाटक राजवंश किसने स्थापित किया। तो विंध्य शक्ति ने, बहुत सारी शक्ति थी इनके पास। वाकाटक, ये अच्छा, हाँ परमार सर बड़े अच्छे से बोलते हैं वाकाटक राजवंश, ऐसा करके कुछ बोलते हैं वाकाटक। तो विंध्य शक्ति, उसमें ना एक स्पेशल शक्ति लगती है ऐसे बोलने में, वाकाटक वाकाटक राजवंश, तो कैसे बोलते हैं याद नहीं मुझे। वाकाटक राजवंश जो है ये विंध्य शक्ति द्वारा स्थापित था। और चंद्रगुप्त जो द्वितीय है ना, उनका रिलेशन है वाकाटक राजवंश से, राइट। ये भी पूछ चुका है क्वेश्चन कि किस राजा का रिलेशन जो है वाकाटक राजवंश से है। तो वे चंद्रगुप्त 2, ठीक। अमर सिंह चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में तेजस्वी दिग्गज थे। ओ, अमर सिंह कौन थे? तेजस्वी थे, दिग्गज थे ये अमर सिंह चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में। चांदी के सिक्का रूपक किसने जारी किए? तो वो भी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। हाँ मैंने पढ़ा था ये जो चंद्रगुप्त का ये जो पूरा है ना, इसमें रामगुप्त था एक। तो हम जब BA में थे पहले ईयर में, तो उसमें था ये वाली स्टोरी रामगुप्त वाली। वेल बैक टू द टॉपिक। बाणभट्ट हर्षचरित कादंबरी चंडी शतक। बाणभट्ट की पूछेगा कि तुमसे रचनाओं के बारे में बताइए, तो बाणभट्ट हर्षचरित कादंबरी और चंडी शतक याद रखना है इसको। बाणभट्ट का हर्षचरित कादंबरी, और देखो कादंबरी तो मुझे याद रहता है, ठीक है, हर्षचरित भी याद रहता है। आज ही हर्षचरित तो मुझे आज के मॉक में नहीं कल के मॉक में था, जो कल प्रैक्टिस मॉक था ना, उसमें हर्षचरित पूछी थी इन्होंने, और चंडी शतक, ठीक है। बाणभट्ट चंडी शतक, चंडी का शतक गया है, बाण चला रही है अभी। मंत्र शास्त्र रचन बाई बेताल भट्ट। बेताल था ना, बेताल विक्रम बेताल ऐसे कुछ था, तो बेताल मंत्र शास्त्र, वो एक अलग तरह का मंत्र रखता था अपने पास में। चंद्रगुप्त प्रथम जो था वो घटोत्कच का उत्तराधिकारी था। दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ बाई गुप्त महरौली वाला, ओके। हरिसेन महादंड, हाँ हरिसेन जो था ना, जो थे ये, मतलब कि महादंड नायक की उपाधि, कुमार अमत्य और संधि विग्रह का, ये सब जो है अपने पास में रखते थे ये पद, ठीक है। चंद्रगुप्त वन एंड रानी कुमार जो देवी हैं लिच्छवी थी ये, और इन दोनों का पुत्र था समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त किसका बेटा था? तो ये था चंद्रगुप्त वन और रानी कुमार देवी का, रानी कुमार देवी, ठीक है, रानी कुमार देवी जो लिच्छवी थी, लिच्छवी प्रिंसेस, और चंद्रगुप्त वन, ठीक है। गुप्त प्रशासन में विधि का मतलब क्या था? तो विधि का मतलब था प्रशासनिक इकाई, विधि का मतलब था प्रशासनिक इकाई। प्रभावती गुप्त के बारे में पूछे तो ये वाइफ थी किसकी? रुद्रसेन द्वितीय की। प्रभावती गुप्ता जो थी वो रुद्रसेन द्वितीय की वाइफ थी। प्रभावती उनका प्रभाव ना बहुत रौद्र था, उनका प्रभाव बहुत रौद्र था। तो प्रभावती जो थी वो रुद्रसेन की वाइफ थी। कुबेर नाग और चंद्रगुप्त द्वितीय की बिटिया थी, मैंने ऐसे ही लिख रखा है, कुबेर नाग और चंद्रगुप्त। कुबेर नाग तो ऐसा मेल नाम लगता है, नहीं? वेल कुबेर नाग और चंद्रगुप्त द्वितीय की ये बेटी थी, ठीक है, तो याद रहेगा। बस इतना ये गुप्त वंश मैंने लिखा। तो आओ फिर बैक होते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो समुद्रगुप्त की उपाधियों को उनके दरबारी कवि डैश द्वारा प्रशस्ति नामक एक लंबे शिलालेख में दर्ज किया गया था। तो हरिसेन थे। तुमने देखा होगा विष्णु भगवान को समंदर में लेटे रहते हैं, तो वही हरिसेन। आई डोंट नो भाई, बट आई एम गेटिंग अ गट फीलिंग कि बीच में कॉल आकर के मेरा वीडियो डिस्टर्ब हो सकता है, तो मैं DND लगा देती हूँ। आई डोंट नो, बस जस्ट केम इन माइंड, क्योंकि वरना फिर ये आई जस्ट वांट टू अपलोड बिकॉज वेल। बाघ गुफाओं पर बने चित्रों का संबंध निम्नलिखित में से किस काल से है? तो बाघ गुफाओं पर बने चित्रों का संबंध जो है वो गुप्त से है। हाँ, बाघ गुफाओं पर बने चित्रों का संबंध जो है, हाँ बताया था अभी मैंने, ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित 9 चट्टानों को काटकर बनाए गए स्मारकों का एक समूह है। पॉलिटी पढ़ाएंगे तभी बहुत मतलब इंटरेस्टिंग रहेगा, बिकॉज पूरी पॉलिटी के जो आर्टिकल्स हैं ना, वो भी मैंने निमोनिक से याद किए हैं। वेल पढ़ेंगे आगे। तो भारत में गुफाएं की बात करें तो उंदावली गुफाएं मध्य प्रदेश में बराबर, हाँ बिहार में। बादामी जो है वो कर्नाटक में है, बहुत नाटक करता है, इसको बादाम खिलाओ तो उसका बुद्धि थोड़ा सही हो। उदयगिरी जो है ये मध्य प्रदेश में। अच्छा, एक उदयगिरी खंडगिरी है, वो मध्य प्रदेश में है, और जो सिर्फ उदयगिरी है वो उड़ीसा में है, ठीक है। अजंता गुफा एलोरा महाराष्ट्र में है। वाकाटक वंश का सीधा संबंध किस गुप्त सम्राट से था?
वाकाटका चंद्रगुप्त द्वितीय से था इनका संबंध। कहाँ गए, ये देखो, विंध्य शक्ति द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, अजंता की गुफाएं, ओके ओके ओके, वाकाटका उत्कृष्ट का सर्वोत्तम, महाराज। हाँ, ये उपाधि किसने कौन सी ली, हम थ्योरी कराएंगे, हम करेंगे थ्योरी, हम जल्दी ही थ्योरी वाला अभी रखेंगे सेशन, पहले बस ये हो जाए एक बार, बहुत सही से इसमें सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। चंद्रगुप्त प्रथम ने दी थी महाराजा धीराज की उपाधि, फिर उसके बाद में कैसे कैसे उपाधियाँ चली वो सब। सती प्रथा का पहला अभिलेखी उदाहरण किस काल में मिलता है, तो हाँ, गुप्त में। वेट 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 वेट, अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट, बट मैंने पढ़ा था कुछ भानुगुप्त, अरे भाई यही तो था वो भानुगुप्त एरण अभिलेख, यही तो था भाई, यही यही था। सती कर देते थे, क्या बोलूँ मैं। गुप्त साम्राज्य के प्रसिद्ध स्रोत प्रयाग प्रशस्ति को क्या बोलते हैं, तो प्रयाग तो इलाहाबाद बोलेंगे, और क्या बोलेंगे। गुप्त काल को प्रारंभ करने का श्रेय जाएगा चंद्रगुप्त वन को। ये सारे हम पढ़ेंगे, ये हमने बहुत अच्छे से याद किए, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और जिम्मेदारी। नोट्स में देखें लिखा हो तो बहुत पढ़ते हैं। एक तो जो मुझे याद रहता है मैं नोट्स में लिखती नहीं, कि बाद में लिखा है। देखो जो चंद्रगुप्त वन थे ना, ये महाराजा धीराज की उपाधि लिए थे। फिर इनके बाद आए समुद्रगुप्त, तो वो कविराज, परम भागवत, सर्वराज, उछत्ता, ये सब उपाधियाँ लिए। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय आए, तो ये विक्रमादित्य की उपाधि लिए। फिर इन्होंने कहा कि हम अपने लड़का का ना देवे, हम अपने लड़का का विक्रमादित्य की उपाधि ना देवे, हम अपने पोता का देवे। तो स्कंदगुप्त जो थे ना, स्कंदगुप्त, उनको भी विक्रमादित्य कहा जाता है। ठीक है, और कुमारगुप्त जो है वो बस अटैक किए थे हूंस पे, इतना ही लिखा है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय और स्कंदगुप्त, ये दोनों जो है ना, ये दोनों लिए थे उपाधि विक्रमादित्य की। और रामगुप्त बताती हूँ रामगुप्त के बारे में, तो रामगुप्त वाज फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस कॉपर कॉइन। ये कांपते रहते थे, इनको मार दिया था रामगुप्त को, क्योंकि ये आदमी जीने लायक था नहीं, ये कांपता रहता था। खैर, अब वापस आते हैं। अमर सिंह डैश के दरबार के तेजस्वी व्यक्तियों में से एक थे अमर सिंह, बताया था मैंने चंद्रगुप्त द्वितीय के। याद रखना, 1 नहीं 2, ओके 2। भाई अकेले अमर रह के क्या करोगे, कोई साथी भी तो होना चाहिए। तो अमर सिंह 2, ठीक है, चंद्रगुप्त 2 के टाइम पे। गुप्त वंश के तीसरे शासक समुद्रगुप्त का पुत्र थे। हाँ, इसने गुजरात और सौराष्ट्र पर कब्जा करने के लिए शकों को हराया, जन को अपनी दूसरी राजधानी में। ठीक है ठीक है। चांदी के सिक्के जारी करने वाले पहले गुप्त शासक थे, ओ जिन्हें रूपक कहा जाता था, रूपक। चांदी के सिक्के जो है सबसे पहले ये चंद्रगुप्त सेकंड ही जारी किए थे चांदी के सिक्के। अच्छा, वो दीपावली पे देखा होगा चांदी के सिक्के, मतलब एक बार हमारे यहाँ भी आते हैं, एक पे गणेश जी होते हैं, एक पे लक्ष्मी जी होते हैं, तो 2 सिक्के होते हैं ना। तो चांदी के सिक्के जारी करने वाला गुप्त शासक चंद्रगुप्त 2 सेकंड, ओके, याद रहेगा। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, हर्षवर्धन के दरबारी कवि, आओ दिखाते हैं, देखें 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 ऑप्शन देखें, वो दोनों तो नहीं थे जो दिखाए ऊपर, बाणभट्ट और कौन, ये हर्षचरित, कादम्बरी और चंडी शतक इन्होंने लिखी थी। 22 मिनट हो गए ना भाई। चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने डैश की भव्य उपाधि धारण की थी। महाराजा धीराज, महाराजा धीराज। गुप्त वंश संस्थापक श्री गुप्त। चंद्रगुप्त वन ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और इन्हें समुद्रगुप्त की प्राप्ति हुई। फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। फाहियान जो है ना, वो भी सेकंड के टाइम पे आए थे। फाहियान यान में बैठ के आए थे 2 लोग। कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय, अच्छा कुमार गुप्त नाले में गिर गए थे, मैंने याद किया था इसको। तो कुमार गुप्त जो है उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और जो धर्मपाल थे ना, धर्मपाल ने विक्रमशिला, ठीक है, तो मतलब विक्रम पराक्रम धर्म, तो धर्मपाल जो है विक्रमशिला, 3 थे, एक और थे कोई, कुमार तो नाले में गिरे थे, और वो धर्मपाल, वो एक और था यार, एक और था, 3 थे, मैंने तीसरा भी कोई था याद किया था, याद नहीं आ रहा, देख रहे हो सामने होता तभी याद आ जाता मुझे। याद आ जा नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। लेकिन वैसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने दरबार में नवरत्नों में से किसने मंत्र शास्त्र लिखा, तो ये किसने लिखा था, बेताल भट्ट ने, ओके। नवरत्न ये सब थे, अमर सिंह 2 के टाइम पे थे, बताया था। अच्छा तुम नवरत्न थे, अमर सिंह, धनवंतरी, हरिसेन, कालिदास, छप्पक, शंकु, वरामिहिर, वरुचि, बेताल भट्ट, ओके ओके, बाय बाय। डैश के 24 मिनट हो गए अभी, लेकिन मुझे सोच रही 75 क्वेश्चन तो हो जाए। डैश के पुत्र, और मैं पॉज कर लेती हूँ थोड़ा सा, फिर पढ़। ओके, सो लेट्स बी बैक विद न्यू एनर्जी। ओके, तो डैश के पुत्र बताया था यार, ये वही चंद्रगुप्त द्वितीय का बेटा था कुमारगुप्त, और कुमारगुप्त का बेटा था स्कंदगुप्त, ठीक है। और इसमें कुछ था नहीं, कुछ खास नहीं भाई, सब बता दिया था इसे मैंने। किस राजा को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया, समुद्रगुप्त को समंदर में बैठ के वीणा बजा रहे थे, जैसे देखा होगा भगवान विष्णु को, वो भी कुछ ऐसे किया करते हैं।
शकों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात इनमें से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने, एक तो थे और दूसरे स्कंदगुप्त। आई थिंक इसका ऑप्शन हाँ चंद्रगुप्त द्वितीय इसका आंसर, मुझे लगता है स्कंदगुप्त तो शायद, बट नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे हम स्वर्णयुग के दौरान और ये सब। ठीक है, महरौली स्तंभ। ठीक है भाई। कौन सा गुप्त शासक घटोत्कच का उत्तराधिकारी था? चंद्रगुप्त वन था। दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? देख ही लिया सामने। तो ये बोलते हैं इसमें ना जंग नहीं लगती, महरौली वाला गुप्त वंश ने कराया था। इसमें कुछ ना, इसमें गुप्त राज है। ठीक है, इसमें जंग नहीं लगती कभी। कुछ तो बात है, कुछ तो बात है। महरौली में एक लौह स्तंभ का निर्माण जो भारत के प्रसिद्ध राजा चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा कराया गया था। हाँ ठीक है, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं विद सम सीरियसनेस। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद जो है कवि हरिसेन के पास नहीं था? तो संधि विग्राहिक था, महादंड नायक था, कुमारा मत्य था, लेकिन नगर श्रेष्ठी नहीं था। बहुत बार क्वेश्चन देख चुकी हूँ मैं, मेरी आंखों के सामने से एकदम तैरता है ये क्वेश्चन। अब भाईयान ने अपने घर वापस लौटने के लिए, हाँ ये भी क्वेश्चन पूछा था बंगाल से ये क्या था, पढ़ चुकी है इसलिए पता है, वरना नहीं पता था। तो इसीलिए एमसीक्यू इंपॉर्टेंट होते हैं। पूछ लेते दोबारा, मैं से ही पूछ लेते, क्या घट जाता तुम्हारा? नहीं पूछा लेकिन तुम तो सॉरी। खैर, फायान ने व्यापारियों के जहाज पर सवार होकर ठीक है, बंगाल से घर वापसी हो रही है। ठीक है, ह्वेन सांग तथा अन्य तीर्थ यात्रियों ने इनके में से किस भारतीय राज्य में से सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा में अध्ययन किया था? ह्वेन सांग ने। नालंदा तो भाई बिहार में है, छपरा बिहार, सॉरी कहीं और पे है, छपरा बिहार नहीं, कहीं और बिहार पे है, नालंदा बिहार पता नहीं, कोई और जगह का नाम। वेल बी बैक। तो बख्तियार खिलजी है सब हो गया, नालंदा यूनेस्को। ठीक है ठीक है ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है। समुद्रगुप्त की माता निम्न में से किस गढ़ से संबंधित थी? तो ये लिच्छवी थी। निम्न में से कौन सा उपाधि गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के पास थी? तो कविराज की थी। ठीक है, गुप्त प्रशासन के संबंध में विधि क्या थी? प्रशासनिक इकाई थी, विधि तो प्रशासनिक इकाई थी। गुप्त काल में ऊपर से नीचे तक प्रशासनिक प्रभागों का एक पदानुक्रम था। साम्राज्य को राज्य, राष्ट्र, देश, मंडला और ये। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं भाई, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं मिला। लिच्छवी वंश की एक लड़की से विवाह किया था चंद्रगुप्त वन ने, फिर इनको समुद्रगुप्त की प्राप्ति हुई थी, है ना। वाकाटका साम्राज्य की रानी रेजेंट प्रभावती गुप्ता, कुबेर नाग और किसके? हाँ ये तो बताया था मैंने, चंद्रगुप्त वन ना, वन। दो यार, सॉरी, आई विल मेंटेन इट, मतलब याद रखूंगी। प्रभावती मैंने बताया था इसको, प्रभावती के बारे में। चंद्रगुप्त दो थे और कुबेर नाग थे। ठीक है, कुबेर नाग और चंद्रगुप्त दो। प्रभावती बहुत प्रभावशाली, प्रभावती, प्रभा। तो चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, सेकंड वाले याद रहेगा। गुप्त शासकों ने डैश नामक एक शुल्क लगाया था जो हल्वकर। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम वर्धन वंश के बारे में। कंप्लीट करने थोड़ा बहुत, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे कंप्लीट तो कर लूँगी मैं इसको जल्दी ही। बस एक लाइन मैंने लिखी है। अरे यार फिर शुरू हो गया ये। जा भाई ये किनारे जाओ ना, मेरे इसमें ये ख़राब है ना फ़ोन, थोड़ा ख़राब हो रहा है। इसका 4th बर्थडे आने वाला है, लेट्स सी भाई। जाओ यार किनारे। ये मैं म्यूज़िक ऊपर करूँगी, ये फिर नीचे चला जाएगा, क्या ही कर सकते हैं इसके लिए भाई। एक जुगाड़ है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं रोक देती हूँ वीडियो। देखा, 1 मिनट भी नहीं लगा, सही हो गया। वर्धन वंश के बारे में पढ़ते हैं। तो हर्षवर्धन की मृत्यु के लगभग 75 वर्ष बाद जो यशोवर्मन ने कन्नौज की सत्ता संभाली, बस एक ही मैंने लिख रखी लाइन, बिकॉज इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। तो उनके वजह से किस विदेशी यात्री के अनुसार ध्रुवसेन द्वितीय प्रयाग में हर्ष की सभा में शामिल हुए थे? तो उनके टाइम पे हुएन सांग आया था, तो वही तो बताएगा। चीनी बौद्ध भिक्षु थे, इन्होंने हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान जो है बौद्ध धर्म का अध्ययन करने और बौद्ध धर्म प्राप्त करने के लिए चीन से भारत की यात्रा की थी। ठीक है, प्रयाग की सभा हर्षवर्धन ने जनता के, हाँ ठीक है 641 ईस्वी में चीनी दरबार ने अपना दूध भेजा था। किसने भेजा था? हर्षवर्धन ने भेजा था। हर्षवर्धन ने चीन के तांग सम्राट ताई जुंग के पास अपना एक दूध भेजा। बदले में चीनी शासक ने हर्ष के पास 3 दूध भेजे। वाह क्या बात है, क्या पॉलिसी थी चीन की पहले, नहीं? ह्वेनसांग एक चीन तीर्थयात्री जो हर्षवर्धन के दौरान उसने सीयू की लिखी थी, मतलब इसका होता है द वर्ल्ड ऑफ द वेस्ट। ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तक में हर्षवर्धन के अलावा 2 अन्य राज्यों पल्लव वंश के नरसिंह वर्मन और चालुक्य वंश के देखो हर्षवर्धन को हरा दिया था ना पुलकेशिन ने, फिर पुलकेशिन को हरा दिया था नरसिंह वर्मन ने, क्योंकि पुलकेशिन ने उनके पापा जो नरसिंह के पापा थे
क्या नाम था उनका, महेंद्र वर्मन, उनको हरा दिया था। तो फिर उनके बेटे नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन को हरा दिया। तो जो जिसको हराता गया, फ़ैन तो था ये हर्षवर्धन का, जैसे कि हर्षवर्धन वाज वेरी ब्यूटीफुल, तो हर्षवर्धन का फ़ैन था। बट फिर उसको दिख गया पुलकेशिन, तो उसका फ़ैन हो गया। फिर उसको दिख गया नरसिंह वर्मन, तो उसका फ़ैन हो गया। दैट्स इट। फिर तीनों का फ़ैन हो गया। मतलब हर्षवर्धन की मृत्यु के लगभग 75 वर्ष बाद किसने जो है कन्नौज की सत्ता संभाली, तो वो था महेंद्र वर्मन, है ना, नहीं यशोवर्मन, यशोवर्मन। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात के 75 वर्ष बाद जो है कन्नौज की सत्ता संभाली थी यशोवर्मन ने, कन्नौज, ठीक है, यशोवर्मन। ठीक है, ठीक है। हर्षवर्धन के शासनकाल की अवधि तो 606 से 647, यस, याद था मुझे ये। ये फिर शुरू हो गया।